हेलो एवरीवन, आप सभी को रहमान का नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मशगूल और व्यस्त हैं। So I joined the class 5 minutes before and then I read all your chats. Okay, but don't worry, don't feel I'm reading your chats because then you will not talk the way you actually do, है ना? तो 6 बजे के पहले ये मान के चला करो कि मैं तुम्हारी चैट नहीं पढ़ रहा हूँ, तभी तो मुझे मजा आएगा। अगर तुम मॉडरेट हो जाओगे तो फिर मजा नहीं आएगा ना, समझे कि नहीं? तुम्हारी जो भावनाएं हैं वो पता लगनी चाहिए ना। ऑल राइट, आपके साथ फर्स्ट क्लास है। ओके, आज बहुत सारे नए बच्चे जुड़े होंगे। नए बच्चों से मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि पहले दिन मुझे बख्श देना, खाना मत। ठीक है, क्योंकि जिनकी पहली क्लास होती है वो उनके बहुत सवाल होते हैं। मतलब सवाल पूछिए, डाउट पूछिएगा, इधर उधर के सवाल बहुत होते हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर? वीडियो रिकॉर्डिंग कब देख सकते हैं, कब नहीं? मैं रात को पढ़ता हूँ तो वीडियो रात को चलेगी कि नहीं चलेगी? ऐसे सवाल ना करें, पढ़ें बस। पहला दिन बहुत मजा आएगा ज्योमेट्री में आपको। ठीक है, ज्योमेट्री में आपको जबरदस्त बना दूंगा मैं। ठीक है, सो प्लेटफॉर्म रिलेटेड डाउट्स मत पूछना मुझसे, वो सब टेक्निकल चीजें तुम्हें आती हैं। और बाकी बढ़िया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि बहुत सारे नए बच्चे भी हमारे साथ इस सफर में जुड़े हैं, वो भी ज्योमेट्री के साथ। आशीर्वाद मत मांगना बीच में, शुरू में ही दे दिया है मैंने सबको। ठीक है, तो 5 मिनट मैं क्लास के पहले आके तुम लोग को आशीर्वाद ही दे रहा था, काफी दे दिया आशीर्वाद, तो वो भी क्लास के बीच में मत मानना। ये मत पूछना कि ये क्लास लाइव है क्या, वरना फिर मुझे डांस करके दिखाना पड़ता है। पढ़ाते पढ़ाते तो जान नहीं पाओगे कि लाइव है, देन आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। फिर मुझे डांस करना पड़ता है, बिकॉज दैट डज नॉट हैपन इन ए क्लास ना। तो खड़े होकर जब मैं डांस करूंगा तो तुम्हें लगेगा हाँ ठीक है क्लास लाइव है। वो भी मत करिएगा। और नए बच्चों को क्या बोलूं, मेरा नाम ले लीजिए, ये भी मत करिएगा, क्योंकि उस सेवा के लिए मैं अलग से चार्ज करता हूँ 100 रुपीज पर टाइम। जब मैं नाम लेता हूँ आपका 100 रुपये लगते हैं उसके, तो वो सेपरेट सर्विस है, डोंट डू दैट। और बस बाकी सब बढ़िया। बाकी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ज्योमेट्री में कितना टाइम लगेगा, काफ़ी वैलिड क्वेश्चन है, बट मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि 20 क्लास से तो ज़्यादा ही लगेगा। और इतना मिनिमम मान के चलो कि 20 क्लासेस तो कम से कम लगने वाली हैं ज्योमेट्री में, बिकॉज ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, चैप्टर बहुत बड़ा है। दूसरा, इसको मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ाता हूँ। मतलब जैसे होता नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको 5 मिनट में ख़त्म किया जा सकता है, बट टू गिव यू दैट अंडरस्टैंडिंग, मैं उस चीज़ को शायद 40 मिनट पढ़ा दूँ या एक क्लास पढ़ा दूँ, जस्ट टू इंश्योर। जैसे सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 10वीं में पढ़ा भी है तुमने, बट मैं उसको थोड़ा गहराई में पढ़ाऊंगा ताकि आपको थोड़ा अच्छे से फीलिंग आना शुरू हो जाए ज्योमेट्री की, राइट? सो होप यू विल टॉलरेट, बिकॉज आई टीच बहुत डीप पढ़ाता हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक आप चीज़ों को सही से नहीं समझते हैं तब तक आपका ना तो इंटरेस्ट बनेगा उसमें, ना ही कभी आई थिंक कोई अच्छा सवाल आएगा तो आप कर पाओगे। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप चीज़ों को समझें। मैं समझने पे बहुत जोर देता हूँ, बट ज्योमेट्री में कुछ लिमिटेशंस भी हैं मेरी। जैसे कुछ जगहों पर मुझे नियम लिखने पड़ेंगे, हर चीज़ का प्रूफ मैं नहीं दूंगा, अदरवाइज ज्योमेट्री 6 महीने चलेगी, वो भी नहीं करना है। तो आई विल यूज दिस लिबर्टी कि भाई कुछ रूल्स मैं सीधा लिखूंगा और मैं कहूंगा कि देखिए ये नियम है, इसको रट लीजिए। ज्योमेट्री ऐसा टॉपिक है जहाँ बहुत सारी चीज़ें रटना भी पड़ेगा, बट आई विल मेक श्योर कि जब आप मेरे साथ ज्योमेट्री खत्म करेंगे, ठीक है, तो यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट। टॉपिक में आप बहुत कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, और नया नज़रिया भी इस टॉपिक को करने का आपको मिलेगा फॉर श्योर। बहुत सारे सवालों में आप बहुत कुछ अलग भी कर पाएंगे, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि काफ़ी गहराई से जो नुआंसेस हैं वो भी मैं आपको सारी बातें बताऊं। और ठीक है, तो क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। बट मैं आपसे एक जीएस का सवाल पूछना चाहता हूं सभी से, राइट? कितने लोगों ने एक शब्द सुना है, अगर स्टार्ट करेंगे अभी तो, सीजीएम करके एक शब्द है, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। कितने लोगों ने इसका नाम सुना है कभी? कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, राइट? हाँ जी। आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है, वो पूछेगा कि विद रिस्पेक्ट टू जो डायबिटीज होती है, डायबिटीज तो बहुत कॉमन चीज है, आपको पता ही होगा, है ना? जैसे हमारी माता जी को है, हमारी नाना जी को थी, मामा जी को है, दैट्स वेरी कॉमन डिजीज इन फैमिली। सो जैसे आपको एक मेथड आता होगा जो ब्लड टेस्ट होता है, उसमें शुगर का लेवल निकालते हैं। एक होता है, एक मशीनें आती हैं जो लोग साथ में रखते हैं ना, वो ऐसे कोच के ऐसे
टेस्ट करते हैं, राइट? इंस्टेंट ग्लूकोज बताता है, वो लोग कैरी करते हैं कई बार। सो द प्रॉब्लम विद दीज थिंग्स आर कि आप इनको हमेशा नहीं कर सकते हैं। जैसे लेट्स से ब्लड टेस्ट क्या है, ब्लड टेस्ट के लिए तो लैब टेस्ट होता है प्रॉपर, यू कैन नॉट डू एवरी डे। जो मशीन है उससे आप रोज कर सकते हो, बट बार बार कोंचना पड़ता है हाथ में, वो एक चैलेंज होता है। सो एक टेक्नोलॉजी आई है जिसको बोलते हैं सीजीएम, जिसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। तो ये एक सेंसर बॉडी में इंस्टॉल हो जाता है, और ये आपको एंड इट्स वेरी इजी टू इंस्टॉल, मतलब ऐसा कुछ मुश्किलात नहीं है कि इसको इंस्टॉल करना बहुत गहरा काम है, खुद से लोग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कॉस्टली है अभी, सो एक सेंसर की कॉस्ट लगभग 6,000 रुपए के आसपास है, और ये केवल 14 दिन चलता है। बट इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि ये आपको 14 दिन का कंटिन्यूअस ग्लूकोज आपको बताता है, मतलब एवरी मोमेंट वाला ग्लूकोज। इससे होता क्या है कि यू गेट अ वेरी फेयर पिक्चर ऑफ blood sugar levels. Now this is not only used by diabetic patients, right? ये ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम अभी बहुत सारे एथलीट्स यूज कर रहे हैं जिनको डायबिटीज से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे स्पोर्ट्समैन इसको यूज कर रहे हैं जिनका डायबिटीज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो ग्लूकोज है आपकी बॉडी में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कि लेट्स से एनी फूड दैट यू आर ईटिंग, इवन इफ यू आर नॉट डायबिटिक, तो उस फूड का आपके शरीर पे क्या रिस्पॉन्स है, उसने आपका ग्लूकोज लेवल कितना बढ़ाया, इसके बेसिस पे बहुत सारा ऑप्टिमाइजेशन किया जा सकता है। अगर आप बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को एक सर्टेन लेवल तक रखते हैं, भले ही आप डायबिटिक नहीं है, बट लेट्स से ऊट पटांग खाने खा रहे हैं, और कुछ फूड ऐसे हैं जो आपके मतलब लेट्स से ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा रहे हैं, तो एथलीट्स और जो स्पोर्ट्समैन हैं, या जिनको अपनी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस में बहुत इंटरेस्ट है, वो भी इसको अब यूज करने लगे हैं इस चीज को, सो दैट दे एक्चुअली नो कि किस तरह के फूड का उनकी बॉडी पे कैसा रिस्पॉन्स है, सो दैट दे कैन ऑप्टिमाइज फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, राइट? एनीवे, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि मुझे पता था आपको नहीं मालूम है, और इस पे सवाल आ जाएगा। रिच पीपल कैन अफोर्ड, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज टू हाई फॉर पुअर पीपल। प्रद्युमन, पहले इस तरह की बातें मत किया करो। मतलब एनी टेक्नोलॉजी विल बी कॉस्टली, राइट? शुरू में कॉस्टली होता है, धीरे धीरे करके वो आम लोगों के लिए बनी जाता है। सवाल इस बात का है कि एक इन्वेंशन है, सवाल इस बात का है कि अभी इसकी कॉस्ट 6,000 रुपए है, ठीक है? ये सस्ता होगा, तो लेट्स नॉट लुक एट दिस लाइक रिच वर्सेस पुअर डिवाइड, बिकॉज एनीथिंग दैट स्टार्ट्स, जब फोन लॉन्च हुआ था ना, पहला टच स्क्रीन फोन, वो आईफोन ने लॉन्च किया था, सो कॉस्टली। आज कितने रुपए में फोन तुम्हारे हाथ में है? बिकॉज एवरी अदर कंपनी जम्प्स इन, और उसके बाद वो चीज सस्ती हो ही जाती है। इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी बनी है, पहले उसके लिए खुश हो जाओ, धीरे धीरे करके लॉट ऑफ कंपनीज विल मेक इट, और शुरू में महंगी होगी, बाद में ये चीज सस्ती हो जाएगी, और पीपल विल बी एबल टू यूज इट। और सबके लिए जरूरी भी नहीं है ना, मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ, कोई क्रिटिकल केयर में उसके लिए नीड है, कोई स्पोर्ट्समैन है वो यूज कर रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी, जी एस पार्ट ऑफ इट, ठीक है? चीजें सस्ती हो जाएंगी, आप परेशान मत हो उसके लिए। लेट्स नॉट लुक एट विद आईज के इतना महंगा क्यों है, राइट? सस्ता होगा, अभी इन्वेंशन हुआ है, रिसर्च हुआ है, अभी धीरे धीरे करके कॉस्ट ऑप्टिमाइज होता है, ऐसे नहीं होता है। ओके, कमिंग नेक्स्ट इज की, अब सवाल एक तो ये सीजीएम के बारे में आपसे पूछ सकता है, दूसरा आपको पता है इंपॉर्टेंट मैं क्यों ये बात कर रहा हूं, बिकॉज फोन में एक फीचर जो हम कभी देखते नहीं है कि वो है या नहीं है, और वो है एनएफसी करके एक फीचर होता है, जिसको हम बोलते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये सुना है किसी ने? हम ब्लूटूथ तो देखते हैं सारे लोग, बट नियर फील्ड कम्युनिकेशन के बारे में यूजुअली वी डू नॉट इंक्वायर, राइट? जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके फोन में एनएफसी है, तो आपको पता भी नहीं होगा शायद, ठीक है, कि है कि नहीं है। मतलब मुझे नहीं मालूम था कि मेरे फोन में एनएफसी है या नहीं है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन क्या है कि दो डिवाइसेस अगर बहुत पास पास है ना, तो उसमें ब्लूटूथ नहीं, ऐसे कम्युनिकेशन होता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। सो बहुत सारी कंपनीज ने क्या किया है कि ऐप के थ्रू, मतलब वो सीजीएम सेंसर जो है, जो आपकी बॉडी में इंस्टॉल होगा, उसको आप ऐप के थ्रू रीड कर सकते हो। यू आर रीडिंग थ्रू ऐप, मतलब आप फोन लो, फोन को सेंसर के पास ले जाओगे, वो रीड कर लेगा उसका डेटा, एनएफसी, ठीक है? एंड ऐप में फिर आपका वो डेटा सिंक हो जाएगा, तो यू कैन सी योर लेवल एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सो इट्स गेटिंग वेरी पॉपुलर नाउअडेज, लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग इट, एंड दैट्स वंडरफुल, क्योंकि मुझे लगता है इसमें दो सवाल बन सकते हैं, एक तो एनएफसी से रिलेटेड, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, और दूसरा व्हाट इज सीजीएम, कंपाउंड कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग क्या है? सो इट गिव्स यू ग्लूकोज की मॉनिटरिंग कंटिन्यूअस, ठीक है, लाइक दैट। और थैंक मी व्हेन दिस क्वेश्चन कम्स इनटू योर एग्जाम, मुझे धन्यवाद दे देना, ठीक है? तो मेरा नई चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट होता है, सो आई ऑलवेज कीप ऑन नोइंग द टेक्नोलॉजी, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड हेल्थ सेक्टर में क्या चल रहा है, लाइक दैट। सो आई न्यू अबाउट सीजीएम, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, सिंस लॉन्ग। ओके, मुझे पता था इसके बारे में, 2 साल से तो मालूम है इसके बारे में कि ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी बनी है, बट कभी गौर नहीं फरमाया कि क्या है। Meanwhile, I was free, I was researching what is this, so how it is, डेटा कैसे पढ़ा जाता है, क्या होता है,
तो देन आई गॉट टू नो अबाउट इट। तो मुझे लगा बच्चों को बताना जरूरी एग्जाम में आ गया पता चला। ठीक है, तो ठीक है, अब चलते हैं ज्योमेट्री शुरू करते हैं। ज्योमेट्री से बहुत लंबा टॉपिक है, तो हाँ जी आगे बढ़े। तो एनएफसी जो होता था उसका पहले तो कोई यूज हमें लगता नहीं था, बट अब शायद जिनको जरूरत होगी। सो आई एम गेटिंग दिस डिवाइस फॉर माय मदर सून। ऊट पटांग खाना खाती रहती हो, और उनको लगा के एक बार, ठीक है, और चेक करवाना है ठीक है, कि 14 दिन देखो तुम्हारा क्या लेवल है ये। ठीक है, क्योंकि जो 4 रीडिंग आती है ना, वो ब्लड से 2 रीडिंग लेते हैं, फास्टिंग और एक खाने के बाद वाला, वो 3 महीने में करते हैं वो लोग टेस्ट। तो उसी लेवल को अपना मान लेते हैं कि ये तो ठीक है मेरा लेवल। सो दे नीड टू नो कि व्हाट हैपेंस फॉर 14 डेज। देखो, ठीक है, तो अभी होली में जब घर जाऊंगा तो उनके लिए एक लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे मन लगता है, मुझे टेक्नोलॉजी से एक्सपेरिमेंट करने बहुत मजा आता है। सो इसी बहाने आई विल सी हाउ इट वर्क्स। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, और आगे बढ़ के अब पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, सीजीएम का फुल फॉर्म याद रखना, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, एंड एप्स के थ्रू यू नो इट इज लाइक एनएफसी यूज करें। बाकी थोड़ा और रिसर्च करना है तो कर लेना तुम लोग, उससे जरूरत नहीं है, आई थिंक इतना काफी। ठीक है, सो आते हैं अब ज्योमेट्री की शुरुआत की जाए। तो ज्योमेट्री में देखिएगा गौर से, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, व्हाट्स इंपॉर्टेंट, कि ज्योमेट्री से देखिए लेना देना हम सभी का है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट शेप्स, एंड चारों तरफ आप निकलोगे तो वो शेप्स आपको दिखते हैं बहुत सारे। सो इंटरेस्टिंग ये है कि दिस टॉपिक इज विजुअल। अगर आप अरिथमेटिक की बात करोगे तो अरिथमेटिक में विजुअलाइजेशन नहीं है बिल्कुल भी, है ना। एक आदमी ने एक कपड़ा खरीदा, उस पे उसको इतना परसेंटेज डिस्काउंट मिला, इट्स लाइक ए स्टोरी, परसेंटेज खेल रहे हैं, विजुअल कुछ नहीं है। ज्योमेट्री में क्या है, विजुअल है, बिकॉज देयर आर डायग्राम्स। और मुझे ना इससे ज्योमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। लोग घबराते हैं, मुझे मजा आता है, बिकॉज ज्योमेट्री में नया पर्सपेक्टिव आपको डायग्राम से मिलने लगता है, बिकॉज यू कैन सी थिंग्स, देयर इज अ डायग्राम, देयर आर एंगल्स, एंगल्स देख सकते हो आप, एरिया का अनुमान लगा सकते हो। तो यहाँ पर एक विजुअल अंडरस्टैंडिंग डायग्राम्स की वजह से, तो आई लाइक दिस चैप्टर मोर बिकॉज ऑफ दिस। इसकी वजह से मुझे मजा बहुत आता है, राइट। सो पेन की थिकनेस बढ़ा दूं यार ना, मैं जिम जा रहा हूँ, पेन भी जिम जा रहा है, इट्स ऑल्सो लूजिंग वेट एनीवे, ठीक है, सही कर दे रहा हूँ। जस्ट अ मिनट प्लीज। सो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्री की शुरुआत करेंगे। मुझे आई एम श्योर कि ऐसा नहीं कि आपको ज्योमेट्री में कुछ नहीं आता है, बट फिर भी बेसिक से शुरू करेंगे तो हमें बात करनी होगी पहले तो पॉइंट की। तो लेट्स से पॉइंट क्या होता है, राइट। पॉइंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं ज्योमेट्री में। एक्चुअल में थियोरेटिकली पॉइंट को हम डिनोट कर ही नहीं सकते, राइट। पॉइंट की कोई विड्थ नहीं होती है। पॉइंट कैन नॉट बी डिनोटेड ऑन पेपर, दैट्स अ फैक्ट। हम इतने दिन से उल्लू बनाए जा रहे हैं कि पॉइंट ए को हम ए बना के ऐसे बिंदी लगा देते हैं, राइट। नहीं बना सकते आप पॉइंट को, बिकॉज पॉइंट की कोई विड्थ होती ही नहीं है, राइट। आप कह सकते हो पॉइंट इज अ सर्कल विद जीरो रेडियस, तो पॉइंट बनाया नहीं जा सकता है। बट अगर हम पॉइंट बनाएंगे ही नहीं, अगर हमने पॉइंट नहीं बनाया तो फिर कुछ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो हमने कहा चलो बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर हम दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें ऐसे, ये दो पॉइंट लिया हमने, अब इस दो पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया तो हमें क्या मिलता है बताओ। दो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो इसको हम बोलते हैं लाइन, लाइन नहीं बोलते, ये होता है लाइन सेगमेंट, इसको बोलते हैं रेखाखंड। अच्छा, लाइन जो होता है ना, इसकी विड्थ भी जीरो होती है, तो इसको भी नहीं बना सकते हैं एक्चुअल पेपर में, तो ये सब फ्रॉड है। पेपर में लाइन बना लेना, दिस इज फ्रॉड। यू कैन नॉट मेक ए लाइन, बिकॉज लाइन की विड्थ जीरो होती है, कहां से बना लोगे, ठीक है। बट गणित पढ़ना है तो बनाना पड़ता है, लाइन सेगमेंट कहते हैं इसको, पॉइंट को आप बिंदु बोलते हो, बट मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पेपर में बनाना पड़ता है, ठीक है। तो हम ऐसे बना लेते हैं इसको। अब अगर हम इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं लेटर से, एंड इसको हम इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर दें ऐसे, जैसे जिसको मैंने ज्वाइन किया और साथ ही साथ इसको इनफाइनाइटली ऐसे एक्सटेंड भी कर दिया, तो ये जो होता है ये लाइन कहलाता है, जो कहीं एंड नहीं हो रहा है, डॉट 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 ऐसे चलता जा रहा है। तो इस तरीके से आपकी ये जो होती है लाइन, यानी रेखा कहलाती है, वी कॉल इट लाइन, ठीक है। तो कोई एंड नहीं है, कोई बिगिनिंग नहीं है। एक लाइन सेगमेंट जो है उसका एक बिगिनिंग भी है, एक एंड भी है। फिर एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं रे, रे यानी किरण। तो रे में क्या होता है, कुछ इस तरह की कहानी होती है। रे में इसका बिगिनिंग होता है, ठीक है, एक एंड पे ये टर्मिनेट होता है और बाकी ये ऐसे निकल जाता है, तो इसको हम रे बोलते हैं, किरण बोलते हैं, ठीक है।
लाइन में क्या है, दोनों एंड से कहीं रुकने वाला नहीं है, ना बिगिनिंग है ना एंड है। रेखाखंड में क्या है, दोनों पे टर्मिनेशन है, तो उसको रेखाखंड बोलेंगे, एक फिक्स लेंथ होती है। समझ में आया? यस। तो दिस इज फ्यू थिंग्स। अब आप आते हैं और हम बात करेंगे अब एंगल की। एंगल मतलब कोण, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि ओरिएंटेशन क्या है, तो एंगल को समझते हैं, कोण। सो जैसे हमने मान लिया एक ये आपने एक रे ली और आपने एक रे ये ली, है ना। सो ऐसे हमने इसको ड्रॉ किया, तो एक तरह से दो किरणें हमने ड्रॉ करी हैं। तो इनके बीच का एक जो एंगुलर मेजर होता है, इसको हम थीटा यानी कोण बोलते हैं। दो रेज के बीच में एक एंगुलर मेजर होगा, तो उस एंगुलर मेजर को हम क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड एज एंगल। ये आपका एंगल बिटवीन टू रेज बोल दो, या एंगल बिटवीन टू रेज। क्यों इसको नहीं बोल रहे हैं एंगल बिटवीन टू लाइन, सभी मैं समझाता हूं। तो दो किरणों के बीच का बना हुआ कोण है ये थीटा। ऑलराइट, विड्थ ऑफ रे इज आल्सो जीरो, यस, जीरो ही होता है। तो देखो लाइन, ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू रेज है। एंगल बिटवीन टू लाइंस इसको क्यों नहीं बोला जा रहा है, इसका रीजन देखना। थीटा ही क्यों बोलते हैं, आप कुछ भी बोल लो बेटा। अब ये सब टर्मिनोलॉजी है। जैसे आपको प्रद्युम्न क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपके पापा ने आपका नाम प्रद्युम्न रखा, है ना। ऐसे ही जिन्होंने एंगल एंगल के बारे में देखा, फिर उन्होंने कहा 10 नाम से इसको बुलाया जाएगा। जैसे मान लिया आपका नाम नहीं होता प्रद्युम्न जी, तो आपको लोग क्या बोलते, तुम सोचो। कोई हाइट देख के बोलता लंबू छोटू, कोई रंग देख के बोलता आपको गोरा काला, होता कि नहीं होता, मोटा पतला। तुम खुद नहीं जान पाते कौन तुमको बुला रहा है, ठीक है। एंड देयरफॉर कुछ यूनिवर्सल नाम बनाए गए कि भैया एंगल को थीटा बोलेंगे जनरली, आप अल्फा भी बोल सकते हो, बट इनके डिनोशन ऐसे होते हैं, थीटा अल्फा बीटा, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये थीटा कहीं सपने में भी सुनो तो तुम्हें पता हो यहाँ एंगल की बात हो रही होगी, राइट। जैसे मैं अगर थीटा की बात करूँ, थीटा, तो तुम ये नहीं सोचोगे थीटा किसी बच्चे का नाम होगा, तुम यही सोचोगे कोई एंगल है, इट्स लाइक दैट। अब देखो आते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब देखो रेखाएं आपको पता है अनंत तक जाती हैं, तो ऐसे करके बनाएंगे, ये इन्फिनिटी इधर जाएगा, ये इन्फिनिटी इधर जाएगा, ये इन्फिनिटी इधर जाएगा, ये इन्फिनिटी इधर जाएगा। तो इसमें होगा क्या बेसिकली, जैसे इसके बीच का ये कोण मैंने बोला थीटा है, दो रेखाओं के बीच का कोण अगर आपने बोला थीटा है, तो सिर्फ थीटा नहीं है, आप इधर भी ये कोण देखोगे तो ये 180 माइनस थीटा बनेगा, राइट। मैं भी आऊंगा। तो इसलिए दो रेखाओं के बीच का जो कोण होता है, उसकी संभावना सिर्फ एक नहीं होती है, बल्कि दो होती है। अगर एक थीटा है तो एक 180 माइनस थीटा भी, भाई इन दोनों के बीच का ही कोण ये थीटा है, और इन्हीं दोनों के बीच का कोण क्या है, ये 180 माइनस थीटा भी है। इसलिए एंगल बिटवीन टू रेज का एक ही मान होता है, लेकिन एंगल बिटवीन टू लाइंस के दो मान होते हैं, थीटा और 180 माइनस थीटा, दोनों वैलिड है। समझ में आएगा नहीं? यस। अब आते हैं कुछ और चीजें जान लेते हैं भाई, कोणों के बारे में जान लेते हैं कि भाई तरह तरह के कोण होते हैं, समझ लेते हैं। जैसे ये ध्यान रखना, जब भी आपके कोण यानी एंगल की बात करेंगे, ये दो रेज हैं, इनके बीच का जो एंगल थीटा है, इस थीटा की बहुत सारी संभावना। जैसे ये पहला एक होता है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब हिंदी में होता है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है कि अगर हमारा थीटा 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में हो, तो इसको हम बोलते हैं न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। मैं दूसरे केस में आता हूं, जिसको हम बोलेंगे राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल जिसको बोलते हैं समकोण। समकोण क्या होता है, अगर हमारे दो रेज हैं और इन दोनों रेज के बीच का एंगल, लेट अस से इन दोनों रेज के एंगल 90 डिग्री हो जाए, दो रेज हो गई, तो ये जब 90 डिग्री का कोण होता है, तो इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। तो यहां पर आपका थीटा अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाए, जहां थीटा आप समझ रहे हो क्या है, थीटा मैं लिख देता हूं एंगल बिटवीन टू रेज, मतलब दो किरणों के बीच का कोण है, ठीक। तो 90 डिग्री होगा थीटा, तो उसको हम समकोण बोलेंगे। तीसरा पॉइंट आते हैं, तीसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे कि यही जो एंगल है ना, ये अगर कुछ ऐसा हो जाए, राइट, ये थीटा देख रहे हो बढ़ गया, और इसको केस नंबर 3 बोलेंगे कि अगर हमारा थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल की हिंदी कोई बताएगा मुझे क्या होता है, हिंदी क्या होती है, अधिक कोण होता है। यस, अधिक कोण। जैसे एक न्यून कोण था, वो 90 से कम था, और एक अधिक कोण होगा जो 90 से ज्यादा होगा लेकिन 180 से कम होगा। चौथा, चौथे प्रकार का जो कोण है, उसको गौर से देखिएगा। जैसे मैंने एक ये, अब इसको घुमाते जाना है बस, 180 पे रुक जाना है बस। तो जैसे मैं कहूं कि अगर आपके पास एक रे ऐसी है इधर, और एक रे ऐसी है जो इधर गई है ऐसे, बिल्कुल ओवरलैप करते हुए बनाते हैं, लाइक दिस।
ठीक है, तो ये वाला कोण हमने क्या किया, थीटा को एग्जैक्टली 180 डिग्री बना दिया। इसको हिंदी में इसके कई नाम है, मतलब इंग्लिश में भी कई नाम है, हिंदी में कई नाम है, राइट। अंग्रेजी में एक ही नाम है इसका, अंग्रेजी में नाम है स्ट्रेट एंगल। हिंदी में इतने नाम रखे गए इसके, दो नाम तो मुझे पता है, और भी होंगे ही होंगे। एक तो इसका नाम रखा गया सरल कोण, और एक वो ऋषि वाला रा होता है जो रिजु कोण, रा कैसे बनाते हैं ऋषि वाला, भूल ही गया हूं मैं, ऐसे कैसे बनता था, पता नहीं कैसे हिंदी में। ये ऋषि वाला रा होता है शायद, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ रिजु कोण, बट ये रिजु में ध्यान रखना ये रा ऋषि वाला है। हाँ वो ऐसे बिल्कुल सही लड़के ने बनाया, देखो ऐसे करके, पता नहीं कैसे बनता था यार, राग लिखने का बहुत बार मौका ही नहीं मिला, तो ये ऐसे होता है ना रिजु कोड, ये रिजु कोड ठीक है। तो इसका सरल कोड भी बोलते हैं, इसको रिजु कोड भी बोलते हैं, अंग्रेजी में स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, एंगल आपका 180 डिग्री होता है। थीटा को हिंदी में क्या बोलते हैं गब्बर साहब, आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओगे? गब्बर ही बोलते हैं। नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ, शुरू करें थीटा को थीटा ही बोलते हैं। अभी वो लायन माने शेर होता है, वो कहानियां नहीं है, ठीक है। देखो हर चीज की हिंदी नहीं बनाई हमने, थीटा को हमने थीटा ही बोला। और मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे शब्दावली में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं इंग्लिश के जो घुस गए सीधे। जैसे एक शब्द है जो हमारे घरों पे लोग बहुत दिनों से यूज कर रहे हैं, और मुझे बहुत लेट समझ में आया कि इसका मतलब क्या है, इवन मैं भी यूज करता था। आपने, आपके यहाँ पता नहीं होता है कि नहीं होता है, अक्सर हमारे यहाँ घर में इस तरह का शब्द बोलते हैं लोग, अटेंडम, सुना है तुमने? अटेंडम, अटेंडम, अटेंडम बोलते हैं दीदी हमारी, मम्मी हमारी। एंड आई कुड नॉट, मतलब आई नो द मीनिंग बिकॉज वी यूज इट, एंड आई रियलाइज लेटर कि दिस इज एट रैंडम बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। और थोड़ा अंग्रेजी आ गई तो मुझे समझ में आया कि दिस इज एट रैंडम, एंड एट रैंडम इज देयर इन आवर बोलचाल की भाषा इज अटेंडम, एंड दिस इज एट रैंडम, अचानक से। यस, सो बहुत सारी अंग्रेजी हैज बीन यूज्ड बाय अस। जैसे मिल्क में एक प्योरिटी का शब्द इस्तेमाल होता है ना, मिल्क कहते हैं प्योर है कि नहीं, सुना है तुमने कि नहीं? प्योर मिल्क, प्योर हिंदी भाषा लोग यूज करते हैं, वो अंग्रेजी नहीं आती है, प्योर प्योर बोलते हैं, वो प्योर ये प्योर वाला है, ठीक है। तो कई सारे शब्द तो ऐसे ही आ गए सीधे, थीटा भी ऐसे ही समझ लो, ठीक है। हाँ जी, थीटा भी बिल्कुल, ग्लास भी एक शब्द है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, चलो आ जाते हैं अब रिजु और सरल, और सरल रिजु के बाद अगला कोड, ठीक है। और अगला कोड बड़ा इंटरेस्टिंग है, और उसका नाम है रिफ्लेक्स एंगल, चौथा के बाद पांचवा। सो हम आ गए रिफ्लेक्स एंगल पे। रिफ्लेक्स एंगल की हिंदी कोई बताया मुझे, देखते हैं हिंदी मीडियम में कौन सा बच्चा है जो इसको जानता है, ठीक है। तो मैं पहले रिफ्लेक्स एंगल समझाता हूं क्या होता है, बाद में बात करेंगे रिफ्लेक्स एंगल की मीनिंग क्या होती है। प्रतिबिंब नहीं होता है, नहीं मुझे इसका हिंदी चाहिए। हाँ, वृहद कोण नहीं होता है, डोंट से दिस, वो एक्सटीरियर एंगल होता है। थोड़ा बहुत अंग्रेजी हिंदी हमको भी आती है। शीर्षाभिमुख भी नहीं होता है। हाँ, क्या उल्टा उल्टा बता रहे हो तुम लोग, प्रतिफलन प्रवर्तित। देखो ये अगर दो रेस के बीच का एंगल थीटा है एक्चुअल में, तो जो मैंने आपको एक बताया ना कि भाई रेखाओं के केस में दो कोण बनते हैं, एक नहीं बनता, लेकिन रे के केस में ये क्लियर है कि थीटा इनके बीच का, क्योंकि रे का डायरेक्शन डिसाइडेड होता है। तो ये जो कोण होता है ये वाला, ओके, इस कोण को हम बोलते हैं जो कि 360 माइनस थीटा होता है, ये इसका रिफ्लेक्स एंगल होता है। अच्छा यहीं पर आप एक बात और समझ लेना कि कभी भी अगर मैं एक पूरा गोला घूमता हूं, मतलब लेट्स से आपके पास ये पूरा जो एंगल होता है, ये सर्कुलर जो पूरा कोड होता है, कंप्लीट एंगल, किसी भी पॉइंट के अबाउट जो पूरा कोड होता है, ये पॉइंट है लेट्स से, इसके अबाउट आप ऐसे घूम गए, ये टोटल 360 डिग्री होता है। इसलिए अगर ये थीटा है तो ये 360 माइनस थीटा है, राइट। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, सभी को समझ में आई ये बात कि नहीं? सही, यस, ओके। रिफ्लेक्शन शब्द सुना है तुमने कभी? हाँ जी, इसकी हिंदी कोई बता नहीं पा रहा है। परावर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, उपवर्तन, प्रतिवर्ती कोण, राइट, रिफ्लेक्स एंगल।
चलो आप देखो, ये हो गया ये कोडों के बारे में, द नेचर ऑफ एंगल्स, जिसकी थोड़ी सी जानकारी मैंने दी है। अच्छा, ये नोट से मत डालना अटेंडम एट भी, बस ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दिया मैंने। ठीक है, सो लेट अस कम टू नेक्स्ट। और अब आगे हम बात करेंगे बेटा, पहली बात तो जो लाइंस हमने देखी हैं, ठीक है, अभी उनमें आएंगे, और ये सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री कोण भी बताएंगे, छोटा सा है, चिंता मत करो। तो अब जरा गौर से देखना, मैं लाइंस पे आ जाता हूं। और लाइंस के केस में देखो क्या होता है कि दो लाइंस अगर हमारे पास हैं, टू लाइंस, दो रेखाएं अगर हमारे पास हैं, ठीक है, तो दो रेखाओं में हमें समझना क्या है कि अगर जैसे हमने एक रेखा बनाई है, ठीक, ओके, और एक दूसरा रेखा बनाया ऐसे, तो ये दोनों रेखाएं अगर बिल्कुल ऐसी हैं कि ये कभी ना मिलें, तो इनको बोलते हैं समांतर या समानांतर रेखाएं, ठीक है, पैरेलल लाइंस। तो ये लाइंस क्या हो गई? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन ये हो गई कि ये कभी नहीं मिलेंगी, आगे बढ़ाते जाओ, मिलेंगी नहीं, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या होगी? हमेशा होगी फिक्स, ठीक है। अगर इनके बीच की दूरी हमेशा फिक्स होगी तो ये कभी मिलेंगे नहीं, दे विल नेवर मीट, ठीक है। तो समानांतर रेखाएं कैसी होती हैं कि आप इनके बीच की दूरी कहीं भी निकाल लें, एनी एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये दूरी जो होगी, ये दूरी हमेशा क्या होगी? फिक्स होगी। जैसे ऐसे मैंने इसको एच बोल दिया ना, तो ये हमेशा एच ही रहने वाली है, कहीं भी निकाल लो आप। तो जब इनके बीच का गैप कभी कमी नहीं हो रहा है, तो ये कहां से मिलेंगे? मुलाकात इनकी होनी नहीं है। तो दे आर कॉल्ड एज पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। अब हम आते हैं, इसी में एक और केस है जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस, कि दो रेखाएं हमारी लंबवत हैं। तो परपेंडिकुलर लाइंस को कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत सिंपल है कि हमने एक रेखा बनाई ऐसी, और हमने एक दूसरी रेखा बनाई ऐसी, ये दो लाइंस हो गई, और ये दोनों लाइंस के बीच में ये 90 डिग्री का कोण है। मजेदार बात क्या है, ये 90 होगा तो ये जो दूसरा कोण भी संभव है, जो कि 180 माइनस 90 है, वो भी 90 है, सब कुछ 90 हो जाता है एक तरह से। तो यहां पर डेफिनेट एक ही एंगल बनता है 90 डिग्री। तो ये रेखाएं क्या कहलाती हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। अच्छा, पैरेलल लाइंस को कई बार हम ऐसे भी व्यक्त करेंगे, इस तरीके का सिंबल यूज कर लेते हैं पैरेलल लाइंस को व्यक्त करने के लिए। और परपेंडिकुलर लाइंस को हम व्यक्त करने के लिए, कि एक लाइन ये है, उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, हम ऐसा सिंबल भी यूज कर लेते हैं परपेंडिकुलर लाइन को व्यक्त करने के लिए। तो इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइंस, और परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब होता है, परपेंडिकुलर लाइंस को हम बोलते हैं लंबवत रेखाएं, ठीक। सो ये हो गया आपका पैरेलल लाइंस, एक हो गया आपका परपेंडिकुलर लाइंस, लंबवत रेखाएं। क्या ये सभी को समझ में आया? अब आगे हम मूव करेंगे, और एक शब्द है जिसके बारे में बात करेंगे, उसका नाम है ट्रांसवर्सल। बट उस पे हम आए इसके पहले आप जरा कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स भी समझ लीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और यहां मैं लिख रहा हूं सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसकी हिंदी भी लिखूंगा। इसको बोलते हैं कोटि पूरक कोण। अगर कोटि ना भी लिखा हो तो चलता है, उसका मतलब भी कॉम्प्लीमेंट्री होता है, चाहे कोटि पूरक लिख दे या पूरक लिख दे। तो ये कोटि पूरक कोण हो गया, और सप्लीमेंट्री हमारा होता है संपूरक कोण। तो इसका बेसिक जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर हमारे पास दो एंगल्स दिए हों, एक एंगल मान लेते हैं थीटा 1 है और दूसरा एंगल मान लेते हैं थीटा 2 है, इनका सम अगर 90 डिग्री है, तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, जिनको हम बोलते हैं कोटि पूरक कोण। और अगर हमारे दो एंगल्स हैं जिसमें थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, तो ये कोण हमारे क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण। तो ये डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। आज पहली क्लास देख रहा हूँ, पवन जी कह रहे हैं क्या ज्योमेट्री से स्टार्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, करिए। तो सम 90 शब्द अगर सवाल में बोलेगा कि दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब उनका सम 90 है। दो ही एंगल है, नहीं कि तीन एंगल का सम 90 डिग्री है, तो वो कोटिपूरक नहीं होते हैं, संपूरक नहीं होते हैं। दो एंगल का सम 90 डिग्री अगर है, तो दे आर कॉल्ड एज कोटिपूरक एंड संपूरक, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये भाषावली पता होनी चाहिए तुमको। अब आते हैं और जरा पढ़ते हैं एक शब्द जिसका नाम है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस। ट्रांसवर्सल जो होता है, इसकी हिंदी की बात करेंगे तो ये एक तिर्यक रेखा होती है। तो बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझाता हूं कि ये क्या होता है ट्रांसवर्सल, और इसमें बहुत सारे टर्म्स इंट्रोड्यूस होंगे। तो जैसे एक पैरेलल लाइन मैंने ये बनाई, मतलब एक पैरेलल लाइन तो हो नहीं सकती, पैरेलल लाइन बनाने के लिए कम से कम दो लाइन चाहिए, ठीक है। तो ये दो पैरेलल लाइंस है मेरी,
और इन दोनों पैरेलल लाइंस में, जैसे मैंने एक ये रेखा ऐसे खींच दी, ये इन दोनों लाइंस के पैरेलल नहीं है बस, देयरफॉर तिर्यक। अगर वो पैरेलल नहीं होगी तो इन लाइंस को कहीं ना कहीं तो कट मारेगी ऐसे। तो ये जो दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इन पैरेलल लाइंस के लिए, पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा यूज करते हैं सिंबल, एरो एरो बना देंगे तो ऐसा लगता है कि पैरेलल है। तो ये जो है ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये इन दोनों लाइंस के नॉन पैरेलल है। अगर ये नॉन पैरेलल है तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ये हमारा ट्रांसवर्सल है, इसको तिर्यक रेखा बोल सकते हो आप। इन दोनों लाइंस के रेस्पेक्ट में ये एक तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल है। अब इस ट्रांसवर्सल की वजह से बहुत सारे कोड बनते हैं और उनके बारे में अब एक एक करके हम सीखने जा रहे हैं कि अगर दो पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल है तो तरह तरह के जो कोड बनेंगे वो क्या होंगे, कैसे होंगे। वी लर्न दिस एंड लेट्स सी। सो मैं बनाता हूं डायग्राम, लेट्स सी। ये पैरेलल लाइंस हो गई दो, एंड देन थोड़ा ट्रांसवर्सल का रंग थोड़ा बदल लेते हैं। ये ट्रांसवर्सल हो गया हमारा। सो मैं कुछ एंगल्स लिखूंगा, बहुत गौर से देखना। इसको बोलूंगा एंगल 1, इसको बोलूंगा एंगल 2, क्योंकि तरह तरह के एंगल इनका सबका अलग अलग नाम रखते हैं। 3, 4, यहाँ एंगल इसको बोलेंगे 5, 6, 7 और 8। ठीक है, 8 एंगल्स आपको यहाँ दिख रहे हैं। सो सबसे पहले तो एक चीज आपको समझनी है, बिकॉज ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज दिस। यहां लिखते हैं कि ये जो एंगल 1 आपको दिख रहा है, ये एंगल 1, ये एंगल 3 के बराबर है या नहीं है? यस, ये बराबर होता है। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण। जब भी आप दो रेखा बनाओगे तो दो रेखा में आप ये वाला कोण ले लो और ये वाला कोण इक्वल होगा, आप देख सकते हो। ठीक है, तिर्यक रेखा तिरछी ही होगी, जरूरी नहीं है कि तिरछी ही होगी, बट अगर तिरछी नहीं होती है तो सारा सस्पेंस खत्म हो जाता है। तिर्यक रेखा बस दोनों पैरेलल लाइंस के पैरेलल नहीं होगी तो वो तिर्यक रेखा हो जाती है। आप चाहो तो इसके परपेंडिकुलर बना दो इसे, बट उस परपेंडिकुलर में सारे एंगल 90 डिग्री हो जाते हैं, तो फिर उसमें कुछ बताने का नहीं रह जाता है। इसलिए नाम है तिर्यक, और हम उसको कुछ एंगल देते हैं। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 2 को हम बोलेंगे एंगल 4 के बराबर है। सिमिलरली ऐसे ही एंगल 5 आपका एंगल 7 के बराबर है, जो एंगल 6 है वो एंगल 8 के बराबर है। राइट। अच्छा, ये जो मैंने आपके सामने ये इतने सारे एंगल्स लिखे, सेट ऑफ एंगल्स, इनका एक नाम भी होता है। यार इंग्लिश में बोल रहा हूँ, देखिए मैं एसएससी के जो टीचर्स है ना, इनके सामने इतना गहरा चैलेंज है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और स्पेशली हमारे जैसे टीचर के सामने तो और गहरा चैलेंज हो जाता है। आईटी का टीचर अंग्रेजी में पढ़ाता है, बैंक का टीचर अंग्रेजी में टर्म्स मस्त यूज करता है, वो हिंदी में क्वेश्चन लिखता भी नहीं है। एसएससी के टीचरों की जिंदगी इसी में बर्बाद हो जाती है। कुछ कहते हैं हिंदी में पढ़ाओ, कुछ कहते हैं अंग्रेजी में टर्म बोलो, दोनों पढ़ाते पढ़ाते हम पागल हो गए। ठीक है, कभी कभी मिस हो जाता है, एक हिंदी बोला तो इंग्लिश नहीं बोला, तो उसमें दूसरा प्राणी नाराज हो जाता है। कृपया थोड़ा सा मैनेज करिए, मैं बोल दूंगा, बस थोड़ा धैर्य रखिएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने आपके सामने लिखा है, ये एक एंगल 3 के बराबर है, 2 4 के बराबर है, इसका एक नाम होता है, और इसका इसका नाम होता है अंग्रेजी में वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं इनको। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। राइट, समझ में आया? इंग्लिश में इसको बोलेंगे शीर्ष अभिमुख, इसका नाम होता है शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो जब भी आप ऐसे दो लाइंस लोगे कभी भी, तो ये वाले जो एंगल्स होते हैं ना, ये देखो इसके बराबर हो जाएगा हमेशा, और ये इसके बराबर होगा। ये अगर थीटा बोलूंगा तो ये थीटा होगा, ये अगर अल्फा बोलूंगा तो अल्फा बोलूंगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग, आशा करता हूं कि आप सभी को ये बात समझ में आई। क्लियर? क्या ट्रांसवर्सल लाइन नॉन पैरेलल लाइंस के लिए भी डिफाइंड है? अभी उसमें मत घुसो, वो तुम्हारी जो इच्छा है वो बाद में पूरी करूंगा। पहले आप पैरेलल लाइन के केस में सारे एंगल समझ लो, क्योंकि सवाल इसी पे आएगा। उससे कोई सवाल तुमको नहीं मिल सकता है। तो पहले आप ये समझ लो, फिर उसकी बात मैं करूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, वो क्यूरियोसिटी आपकी शांत करेंगे बाद में, अभी नहीं। ठीक है, एंगल 3 एंगल 6 के बराबर होगा। ये किसने बोला? 3 6 के बराबर होगा। अमन बेटा, आंख के चश्मे का नंबर ठीक कराओ। मैंने क्या बोला था अभी कि ज्योमेट्री में तो चीजें साफ साफ दिखती हैं, विजुअल होता है। तुम्हें 3 6 के बराबर कैसे दिख रहा है? तुम्हें कौन सा लेंस लगाया जाए, सिलिंड्रिकल की स्फेरिकल? 3 6 के बराबर तो साफ साफ दिख रहा है कि नहीं है यार, कैसे? हाउ हाउ बेटा? कहीं चश्मे की दुकान पे तो नहीं उसने कुछ उल्टा पुल्टा चश्मा लगा? मैं एक बार चश्मा बनवाने गया यार, उसने मुझे चश्मा बना के दिया, बोला सिलिंड्रिकल लगेगा। हमने कहा आंख में बेलन?
पहले तो समझा मैंने कहा ये क्या होता है, हम तो पहले ये जानते थे पावर प्लस माइनस, वो कह रहा सिलिंड्रिकल लगेगा। तो हमको पहले सच में लगा कि कोई सिलेंडर के शेप का चश्मा देगा क्या, मैं कहा ये क्या होता है, लेकिन नहीं सर चश्मा वैसा ही दिखेगा, बस इसमें लेंस सिलेंड्रिकल लगेगा। मैं कहा अच्छा, तो मैं कहा ठीक है बना दो। अब उसने बना दिया चश्मा। मैं कसम से बता रहा हूँ मुझे पृथ्वी टेढ़ी दिखने लगी। मैं चलूं तो मुझे लगे आगे स्लोप है, और स्लोप नहीं होता था। मैं संभाल के पैर रख रहा हूं, लोग हंस रहे हैं मेरे ऊपर, क्योंकि मुझे लगे हर जगह गड्ढा है। डू यू नो व्हाट, फिर मैं उस दुकान पे गया, मैं कहा क्या बकवास तुमने हमको दे दिया यार। मैंने कहा मतलब मेरे को पावर का इशू है, और तुम्हारा चश्मा लगा के मुझे सब टेढ़ा दिख रहा है। उस समय मैं कर रहा था आईआईटी का एग्जाम देना था, तो मैंने कहा पता लगा वहां एक्यूट एंगल आया है और मुझे टेढ़ा दिख के वो राइट एंगल दिख जाए, मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा। क्या बकवास दे दिया तुमने यार ये सब। कहा सर कुछ दिन लगाओ सेट हो जाएगा आंख पे। मैंने कहा पता लगा मेरी आंख तो सेट हो गई, और चश्मा उतार के मुझे टेढ़ा दिखने लगा। फिर मैंने कहा वो बात ठीक है तुम्हारी, तुम करो चश्मा लगाओगे तो आंख तुम्हारी सेट हो जाएगी, यानी वो जो 30 डिग्री का वो टेढ़ापन है, वो 30 डिग्री का टेढ़ापन आंख सेट करके 0 डिग्री कर लेगा। तो पता लगा चश्मा उतार के ही वो टेढ़ा देख रहा है, फिर क्या होगा मेरा। मैं कहा भैया ये अपना सिलेंड्रिकल लेंस अपने पास रखो। और पता है मैंने चश्मा लगाना छोड़ दिया, उसका मेरा भरोसा उठ गया लोगों के ऊपर। मैं कहा ये आंखों के साथ क्या करेंगे सोचो नहीं, योगा करना शुरू किया, सुबह सूर्य को जल चढ़ाना शुरू किया, आंखों में रोशनी वगैरह वगैरह। चश्मा लगाना छोड़ दिया मैंने, मैं कहा नहीं लगाऊंगा मैं। फिर कुछ वर्षों बाद दैट मिस्टेक ऑफ नॉट यूजिंग स्पेक्स, फिर से चश्मा लगाना पड़ गया। ठीक है, बट देन आई वाज मोर नॉलेजेबल, तो वेंट टू ए गुड ऑप्टिशियन, सही से उन्होंने टेस्ट किया, सही से समझाया। अभी भी लगा सिलेंडर का लिए, वो पता नहीं क्या 56 डिग्री पे लगा हुआ है। ठीक है, मतलब ठीक दिखता है। चलिए, सो अब आते हैं आगे नेक्स्ट। ये हो गया सीरीज अभिमुख कोड की कहानी। जस्ट ए मिनट, फिर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, ब्लैंक फाइल मुझे इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट ही नहीं हो रहा, क्या दिक्कत है, एक मिनट। नो नॉट हैपनिंग, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, ब्लैंक पेज ऐसा बना लेता हूँ। अब हम आते हैं, सेम डायग्राम रहेगा, उसमें कुछ और एंगल्स की चर्चा करनी पड़ेगी हमको, तो जरा ऐसा बना लेते हैं। कलर लेते हैं ब्लू, ये खींचा, ये खींचा। सेम कहानी है, वो पैरेलल लाइन, ये आपका ट्रांसवर्सल, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, एंगल 5, 6, 7, 8। सो अब आते हैं और यहां पर हम बात करेंगे अब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं इनको हम बोलते हैं हिंदी में संगत कोण। क्या बोलते हैं इनको, संगत कोण बोलते हैं। तो संगत कोण क्या होता है, तो यहाँ जो सेट ऑफ लाइंस हैं, जैसे दो पैरेलल लाइंस हैं, और यहाँ संगत कोण क्या क्या है। तो देखो ये जो एंगल 1 है ना, ये एंगल 1 देख रहे हो ये, और ये एंगल 5 है, ये इक्वल होगा। क्यों होगा, पहली बात तो आपको दिख रहा होगा क्योंकि दो लाइंस पैरेलल हैं बिल्कुल पूरी तरह से। तो अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं और एक ही रेखा है, तो वो चाहे इससे कोण बना रही है इससे कोण बना रही है, होगा बराबर ही, इक्वल होंगे वो। अदर वर्ड्स में अगर आपको इस चीज को समझना है तो इस लाइन को ना सरकाना शुरू करो, मेंटली विजुलाइज करो कि लाइन सरक रही है सरक रही है सरक रही है, सरका दें, सरका सकते हैं। यहाँ तो आई थिंक टूल है मेरे पास, देखो ये लाइन है, इसको सरका देता हूँ मैं ऐसे। अगर मैं इसको ऐसे सरकाऊंगा तो आपको पता है एक टाइम पे ये सुपर इंपोज हो जाएंगे। अब जब सुपर इंपोज हो जाएंगे तो अभी ये एंगल 5 साथ में मूव नहीं कर रहा है, बट आपको पता है कि वो एंगल 1 और 5 सेम हो जाएंगे। तो देयरफॉर ये बराबर होंगे, दे आर गोइंग टू बी इक्वल। तो एंगल 1 आपका एंगल 5 के बराबर होगा, सिमिलरली आपका जो एंगल 2 है ये एंगल 6 के बराबर होगा। और भी कोई एंगल है क्या जो इस डेफिनेशन पे फिट बैठेंगे, यस। आपका जो एंगल 3 है वो एंगल 7 के बराबर होगा, आपका जो एंगल 4 है वो एंगल 8 के बराबर होगा। ठीक है, ये सारे जो कोण हैं इनको हम बोलते हैं संगत कोण। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहां पर आप लिखिए संगत कोण बराबर होंगे। क्योंकि पैरेलल लाइंस पे क्वेश्चन आएगा तो इन सब चीजों का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा।
ठीक, 1 7 के बराबर हो सकता है क्या? देखिए अभी मैं उस पे आता हूं, 1 7 के बराबर होगा, हो सकता है नहीं, बट वो संगत कोण नहीं है। 1 7 के बराबर है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बट उन कोणों को हम संगत कोण नहीं बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? 1 इज इक्वल टू 7 बिकॉज इफ 1 इज इक्वल टू 5 देन 5 के बराबर 7 है, क्योंकि वो शीर्षाभिमुख कोण का मामला है, तो इक्वल है, बट वो संगत कोण नहीं है। बिल्कुल, उनको एक्सटीरियर एंगल के नाम से जानते हैं, तो विल कम टू दैट। ठीक है, वो सब प्रॉपर्टीज भी आपको दिखी जाएंगी, और वैसे उसकी अलग से जरूरत भी नहीं है बेटा, आप बताओ मुझे, 1 5 है 5 7 है, वो तो दिख ही रहा है। ठीक, उस पर भी नहीं जाना है। अब आते हैं और हम नए एंगल की बात करेंगे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण एंगल्स में से है, वो है आपका अल्टरनेट एंगल्स। तो जरा आ जाते हैं और अल्टरनेट एंगल्स की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा फिर से सेट ऑफ पैरेलल लाइंस हो गई। पैरेलल लाइंस के बाद हमने एक ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा खींच ली। तिर्यक रेखा खींचने के बाद हमने एंगल्स को नाम दे दिया, और वो नाम है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अल्टरनेट एंगल्स की हिंदी होती है, और वो हिंदी होती है एकांतर कोण। नाम क्या है? एक अंतर, एकांतर। इक्वल 1 2 3 इक्वल नहीं हो सकता। अभिषेक यार ऑलरेडी पढ़ा दिया तुमको यार, कहां थे तुम अभी तक? 1 3 के बराबर है, ये शीर्षाभिमुख कोण की प्रॉपर्टी ऑलरेडी हो गई यार, है। अगर मैं 1 5 के बराबर लिख रहा हूं, इसका मतलब ये थोड़ा ना लिख रहा हूं कि 1 3 के बराबर नहीं है। ये कब बोला मैंने? इनके नाम है बेसिकली कि कौन कौन से कोण संगत कोण है। आपसे एग्जाम में पूछ बैठे कि 1 और 5 बराबर होते हैं, ये किस प्रॉपर्टी से बराबर होते हैं? संगत कोण से बराबर होते हैं, राइट। एकांतर कोण। सो एकांतर कोण क्या होता है? यहां बहुत सारे एकांतर कोण है, जरा बताओगे? एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल जैसे ऐसे हो गया, ये आपका 3 है, ये 3 और 5 एक अंतर के साथ है, मतलब 3 6 5 अंतर है अल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल 3 हमारा एंगल 5 के बराबर है, और एंगल 4 हमारा एंगल 6 के बराबर है। ये आपके एकांतर कोण हो गए, और ये बेसिकली इंटीरियर में है, अंदर अंदर है ना। देखो 2 3 5 4 6 ये दोनों पैरेलल लाइन के अंदर, ये इनको एकांतर कोण बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। ये भी अल्टरनेट एंगल, बट दे आर इंटीरियर, राइट। दे लाई ऑन द इंटीरियर साइड। आपके एक्सटीरियर एंगल्स भी हैं, जैसे ये एंगल 2 है ना, ये एंगल 2 जो एंगल 8 के बराबर होगा ना, ये आपके एक्सटीरियर एकांतर कोण होंगे। तो आइडियली एकांतर कोण के 4 पेयर हैं, जैसे एक ये है 3 5 4 6, और देखो 2 तुम्हारा 8 के बराबर होगा, ये 2 जो है ना, ये 8 के बराबर हो जाएगा, और जो 1 है तुम्हारा, ये 7 के बराबर हो जाएगा, राइट। ये सारे अल्टरनेट एंगल्स हैं, ओके। लेकिन अगर मैं इनके 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 आपस के बीच का भी क्लासिफिकेशन आपको बोलूं, तो क्या बनेगा, देख लेते हैं। कोई नहीं, ये आपका इंटीरियर अल्टरनेट हुआ, ये वाले, और ये आपके एक्सटीरियर अल्टरनेट हुए, बाहर है, ठीक है। बट इनको ओवरऑल किस नाम से जानते हैं? दे आर कॉल्ड एज अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण है। बट इनके भीतर की दो डेफिनेशन हो गई, इंटीरियर अंदर अंदर और बाहर बाहर, ठीक है। अब एक बड़ी मजेदार, कुछ लोग कह रहे हैं इसको प्रूफ कैसे करेंगे यार, बहुत इसमें प्रूफ क्या ही बचा, कुछ नहीं बचा। देखो ये वैल्यू आपको दिख रही है कितना, 3 है। एंगल 3 एंगल 5 के बराबर कैसे होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो उसके लिए मैं अभी आपको समझाता हूँ। एंगल 3 एंगल 1 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है, तो एंगल 3 एंगल 5 के बराबर हो गया ना। बट ये प्रूफ नहीं करना है बैठ के सवालों में, पता होना चाहिए कि ये होता है, ये दिखना दिखना शुरू हो जाना चाहिए तुमको। अब एक और प्रॉपर्टी है जो काफी महत्वपूर्ण है, और वो ये है, जिसका अच्छा खासा इस्तेमाल आप सवालों में कर पाएंगे, और वो ये है कि अगर मैं आपके सामने ऐसा कुछ बनाऊं, और मैं फिर ये कहानी लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर क्या होता है, एंगल 1 सॉरी एंगल 3, ये क्या हुआ, अरे यार कंट्रोल जी क्यों मार दिया, रीडू का ऑप्शन तो यहाँ होगा भी नहीं, आई थिंक लाइन ही बनानी पड़ेगी वापस से। ठीक है, लाइक दिस। फिर एंगल 3 5 इक्वल है। यस देखो श्याम, मैं यहाँ ये नहीं दिखा रहा हूं आपको कि कौन कौन से एंगल आपस में बराबर है। ऐसे तो 1 3 5 7 सब बराबर है। मेरा है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी से बराबर है, राइट।
किस किस प्रॉपर्टी से बराबर है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां जो मैं आया हूं, मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं, पहले तो दोनों लाइंस पैरेलल नहीं लग रही तो भी मान लो। यहां पर आपको समझना है कि जो एंगल 3 प्लस एंगल 6 होगा ना, ये 180 डिग्री होगा। एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो होगा, ये भी आपके 180 डिग्री होंगे। तो पहली बात तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन ऐसे करेंगे कि भाई दो जो आपके आंतरिक कोण हैं जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में आते हैं, ये क्या है आपके इंटीरियर एंगल है कि नहीं है। सो दो इंटीरियर एंगल्स जो एक ही साइड हैं ट्रांसवर्सल के, दे आर सप्लीमेंट्री। सो एंगल 3 और एंगल 6 ये क्या है, सप्लीमेंट्री हैं। एंगल 4 और एंगल 5 क्या है, सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 होता है। तो मैं फिर से बोलने जा रहा हूं शब्द कि इंटीरियर एंगल्स, देखो ये 3 4 5 6 जो एंगल्स हैं हमारे, अगर मैं ऐसे बोलूं एंगल 3 4 5 6, ये हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं क्योंकि अंदर की तरफ है। इनको हम इंटीरियर एंगल्स, आंतरिक कोण बोलते हैं। और जो हमारे ये है ना 1 2 7 8, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं, राइट। इनको हम बोलते हैं बृहद कोण, अंदर बाहर, आंतरिक और बृहद, या वाह्य कोण बोल सकते हो। यस, आई थिंक राइट वर्ड इज वाह्य कोण, वाह्य। तो अब जो डेफिनेशन आ गई वो ये आ गई आपकी, मैं ये आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं बार बार कि जो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। एंड ये प्रॉपर्टी नॉट ओनली इंटीरियर, इट इज ट्रू फॉर एक्सटीरियर एज वेल। आप बोल सकते हो सम ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। आपका एंगल 2 प्लस एंगल 7 भी 180 होगा, राइट। सो अगर मैं यहां लिखूं तो एंगल 2 प्लस एंगल 7 भी 180 होगा। बट यूजुअली ये प्रॉपर्टी इतनी पॉपुलर क्यों नहीं है, क्योंकि ये एंगल्स बहुत दूर दूर हैं, दे आर वेरी फार। तो लोगों को ये ध्यान रखने में थोड़ा तकलीफ हो जाती है। बट ये अंदर वाला क्योंकि बगल बगल में है, ये आसान होता है कि इन दोनों का सम 180 है, इन दोनों का सम 180 है। बट ये दूर दूर है तो यहाँ लोग थोड़ा भटक जाते हैं, इसलिए ये प्रॉपर्टी इतनी पॉपुलर नहीं है। बट है ये भी ठीक है। एंगल 2 प्लस एंगल 7 180 होगा और एंगल 1 प्लस एंगल 8 भी 180 होगा। तो ये बात आप एडेड समझ लीजिए, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत इस्तेमाल होता है। यू जस्ट मेक श्योर कि आपको ये चीज ध्यान हो कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 होगा, बाकी इन दोनों का सम भी 180 होगा, इन दोनों का सम भी 180 होगा। ये आप ध्यान रखिए। नेचुरली क्योंकि एक हमारा 3 के बराबर है और 5 हमारा 7 के बराबर है, तो यू कैन नेचुरली सी दैट हैपनिंग। ठीक है, क्लियर, समझ आया। एंगल क्या क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। इशिता जी, एंगल जब आपने शब्द यूज किया क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में आप पहुंच गए ट्रिग्नोमेट्री में। ज्योमेट्री में जब दो लाइंस के बीच के हम एंगल की बात कर रहे हैं, देन वी आर फोकस्ड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल। सो वी आर फोकस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड की वो 30 डिग्री का कोण दो रेखाओं के बीच में है। ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का मामला ज्योमेट्री में नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्री में होता है, या फिर हम कहें कि प्रिसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है। ओके, जब हम कोऑर्डिनेट यूज करके ट्रिग्नोमेट्री को इस्तेमाल करेंगे तब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स की बात आती है, नॉट इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में ये सिंपली आपका एंगल होता है। आप जैसे करो ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है, इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मामला नहीं है। ठीक है, ये लीनियर पेयर की वजह से भी 180 होगा ना। हाँ देखो, इसको प्रूव करने के 75 तरीके हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 2 180 हुआ, अब 2 तो 6 के बराबर हो गया, तो 3 और 6 180 हो गया। यस, बट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां आप जब भी आपको सवाल मिलेगा तो आपको प्रूफ नहीं चाहिए, चीजें पता होनी चाहिए। ट्रांसवर्सल से रिलेटेड जितने भी एंगुलर प्रॉपर्टीज हैं, अगर ये पता होंगी तभी आप जल्दी से सवाल कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। क्लास कितने बजे तक है महक? इस सवाल का सिंपल सा मतलब है कि हम बोर हो रहे हैं, कब तक झेलना है ये बता दो गुरुजी। हाँ जी, you always want something to end soon if you don't like it, right? If you're sitting with friends having chat, you will not question this, right? But I can understand, it's a very fair question. Study is really boring, not to condemn, it's true.
मजबूरी में, ये 90% लोग तो मजबूरी में पढ़ रहे हैं यार। हाँ जी, सच बता रहे हैं। नहीं नहीं, नॉट बोरिंग मत बोलो, सच में मजबूरी में पढ़ रहे हो तुम। ऑनेस्टली तुम्हारे पास अगर मीन्स होते ना, पिताजी के पास खूब पैसा होता कि तुम्हें नौकरी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, तुम पढ़ थोड़े रहे होते बैठ के यहाँ पर ज्योमेट्री। ऑनेस्ट बात बोल रहा हूँ, है कि नहीं है? ये तो भैया जिंदगी में रोजी रोटी की तलाश करने के लिए ज्योमेट्री पढ़नी पड़ रही है तुमको, वरना तुम पढ़ते क्यों? पढ़ते और कुछ काम करते। जीवन चलाने के लिए तुम्हें ज्योमेट्री की जरूरत तो नहीं पड़ने वाली है। आई नेवर यूज ज्योमेट्री इन माई लाइफ। बस तुमको पढ़ाने के लिए काम आती है। बाकी कहाँ रोड पे किससे मैं बात करता हूँ कि देखो ये संगत कोड है। लाइफ में संगत कोड की कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ती मुझे। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, बहुत मजेदार सवाल। सो बिफोर आई टेक दिस क्वेश्चन, लेट्स बट अब पढ़ ही रहे हो तो थोड़ा मौत से पढ़ दो, यही चाहते हैं, थोड़ा आसान रहेगा रास्ता। अच्छा एक चीज देखो कि अगर मेरे पास 2 नॉन पैरेलल लाइंस हैं, देखो 2 पैरेलल लाइंस होंगी कभी नहीं काटेंगे, लेकिन अगर मेरे पास 2 नॉन पैरेलल लाइंस हैं, 2 नॉन पैरेलल लाइंस, ठीक है, तो क्या होगा? यानी उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल है। तो अगर एक लाइन मैंने ऐसे बनाई और एक लाइन में नॉन पैरेलल बना रहा हूं, तो वो कभी ना कभी जरूर मिलेगी। और वो कितने पॉइंट पे मिलेंगी? एक पॉइंट पे मिलेगी। तो 2 नॉन पैरेलल लाइन इंटरसेक्शन बोलते हैं सबको, इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। और इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की हिंदी क्या होती है? प्रतिच्छेद, है ना? इसको शायद प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक, क्लियर हो गया? अब अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत एनालिटिकल है। मतलब ज्योमेट्री का पहला सवाल ही मैंने इतना एनालिटिकल रखा है जस्ट बिकॉज थोड़ा सा फील भी तो होनी चाहिए। चलो आ जाते हैं। पहला सवाल इज नॉट रद्दी सवाल, वेरी नाइस क्वेश्चन। पहला सवाल ये नहीं कि न्यून कोण किसको बोलते हैं, वो आगे आएगा, उस पर भी सवाल कर लेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 7 लाइंस ऑन ए प्लेन। वाओ। अच्छा प्लेन पता है तुम लोगों को क्या होता है? एरोप्लेन मत बोल देना। प्लेन का मतलब होता है 2 डायमेंशनल फिगर, जिसमें 3 डायमेंशनल चीजें हम नहीं बना सकते हैं। जैसे लौकी आप एक प्लेन पे जो बनाते हो तो उसका 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन होता है, विड्थ नहीं होती है, कुछ भी हाइट नहीं होती है, ऐसा बोल देते हैं। 2D इज कॉल्ड ए प्लेन, ठीक है? सो लेट्स फिगर इट आउट। करो जरा, सोचो इस सवाल को। कुछ लोगों ने बोला 21 होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 7 लाइंस ऑन ए प्लेन। अच्छा चलो मैक्सिमम छोड़ो, सबसे पहले मैं सवाल पूछ रहा हूं कि इसी सवाल में अगर मैं मैक्सिमम की जगह आपसे मिनिमम पूछूं तो क्या बोलोगे आप? अगर मैं पूछूं कि मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 7 लाइंस ऑन ए प्लेन, 1 0, हम कहेंगे सारी लाइंस पैरेलल है, राइट? विल से ऑल लाइंस आर पैरेलल, कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा, मिनिमम 0 हो सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब एक और देखना पॉइंट कि जैसे मैंने कहा 2 लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, सेकंड बेस्ट मिनिमम क्या होगा? आप कहोगे सातों जो लाइंस है ना, इनको हम एक ही पॉइंट से गुजार देंगे। कितनी लाइन बना दी मैंने? 1 2 3, 1 2 3 4 लाइंस बनाई है मैंने अभी तक, ठीक है? 1 2 3 4, हम कहते हैं ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। कुछ लोग कहेंगे सर सात ही क्यों बोलो, इतनी सारी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। लाइन मतलब दोनों एंड का होता है, 7 लाइन यही है। तो हमने सेकंड बेस की बात करी, तो ये भैया एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब आप समझना कि अगर मुझे मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, आपको पता है 2 लाइनें जब काटती हैं तो क्या होता है? एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है, 2 लाइनों से एक मिलता है। मैं ये चाहूंगा कि कोई भी 3 रेखाएं एक ही पॉइंट से ना गुजरे, क्योंकि अगर मैं लेट्स से मैंने कहा एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, इसका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, तीसरी को मैं यहीं से गुजार दूं या मैं तीसरी को यहां से गुजारूं कि इन दोनों रेखाओं को अलग अलग काटे। तो हमें क्या हुआ कि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, अब देखो मेरे को 3 मिल गया, 2 और मिल गए। द सिंपल क्वेश्चन इज कि मैं ये चाहूंगा कि जब मैं कोई भी रेखा बनाऊं तो वो रेखा एग्जिस्टिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ना गुजरे, अदरवाइज हमें मैक्सिमम नहीं मिलेगा। तो अब कहानी क्या है, इस कहानी को थोड़ा समझते हैं। डेफिनेटली हम इस सवाल को परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं, बट अभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैंने पढ़ाया नहीं तो मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा, मैं आपको सीधी कैलकुलेशन कराता हूं।
लाइन बताते हैं, मान लेते हैं L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, L5 है, L6 है, L7 है, ठीक है। अब आप बताओ L1 लाइन, L1 जो मेरी लाइन है उसके कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे? L1 L2 से एक बनेगा अगर अलग अलग काट रहे हैं तो, L1 L3 से एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाएगा, L1 L4 से बनाएगा, L1 L5 से बनाएगा, L1 L6 से बनाएगा और L1 L7 से बनाएगा। तो क्या L1 जो है बाकी 6 रेखाओं से 6 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देगा, यस और नो? राइट। अच्छा L2 का देखो, L2 L1 के साथ देगा, L2 L3 के साथ देगा, L2 L4 के साथ देगा, L2 L5 के साथ देगा, L2 L6 के साथ देगा, L2 L7 के साथ देगा। ये भी आपको 6 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रहा है। तो अगर मैं ऐसे 6 करके देखूं तो 7 रेखाएं अगर 6 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाकी रेखाओं से देंगे तो टोटल 42 आपको दिख रहा है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम बस ये है कि L1 L2 और L2 L1 को हमने क्या किया है, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काउंट कर रहे हैं, डुप्लीकेट, जो कि अलाउड नहीं है। 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हर चीज 2 बार आएगी। जैसे यहाँ L1 L3 है, ऐसे ही इस तरह की काउंटिंग में आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि L3 L1, अगर मैं L3 को सबके साथ एक एक पेयर बना रहा हूं तो देयर इज अ डुप्लीकेट काउंटिंग, हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 बार काउंट हो गया। इस पॉइंट को अगर मैं P1 बोलूंगा तो ये पॉइंट भी P1 ही तो है। ऐसे ही हर एक पॉइंट आप जब सब कुछ लिख दोगे तो पता चलेगा आपको 2 बार हो रहा है। तो हमें 42 के बजाय 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 21, और यही मेरा आंसर है। अगर आप जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो इसमें ये होगा कि 7 रेखाओं को, 7 में से किन्हीं 2 को चुन लो, उनसे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो 7 रेखाओं में 2 डिफरेंट रेखाओं के चुनने के जो तरीके होते हैं वो 7C2 होते हैं। ये हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। 7C2 होते हैं और 7C2 का फॉर्मूला यही होता है 7×6/2×1। तो वहां से भी ये वैल्यू आपकी 21 आ जाएगी। बट अभी आप ये नहीं जानते हैं, घबराएं नहीं, मैंने आपको गिनने का तरीका ही बता दिया पूरा, कैसे गिनना है। L1 से 6, L2 से 6, L3 से 6, देन आइडेंटिफाई कर लो कि रिपीट हो रहा है। 7×7 क्यों नहीं? अभिलाष जी, लेट अस से आप एक पार्टी में गए, ठीक है, सोचिए, और वहां टोटल 7 लोग हैं और आपको सबसे हाथ मिलाना है, ऑलराइट। तो आप खुद कितने लोगों से हाथ मिलाएंगे? 6 लोगों से मिलाओगे ना तुम, 7वें तो तुम खुद ही हो यार। देयरफॉर 7×6, हर किसी के पास 6 लोग ही है ना हाथ मिलाने के लिए। ऐसे थोड़ा ना कर दोगे, ये देखो एक हाथ मिलाया हमने, सर 7 हो गए, नहीं, है ना? समझ गए ना? तो कई बार स्टोरी बदलनी पड़ती है, समझ में तुरंत आ जाता है। बिकॉज फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यू नीड अदर लाइन, ए पेयर कैन गिव मी ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, नहीं सवाल अच्छा था, लेट्स नॉट लाफ ऑन इट, बट मजे लेने का मौका है तो थोड़ा, ठीक है, समझ में आया? तो दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन। कोई नहीं, अब अगला सवाल भी देख लो, वैसा ही कुछ है। अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल है, और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट भी है, कॉन्करेंट। पहले तो हम समझते हैं कॉन्करेंट क्या होता है, कॉन्करेंट लाइंस। ओके, ठीक है। सो सबसे पहले एक शब्द समझते हैं कि कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं, क्योंकि अगले सवाल में इसका इस्तेमाल हुआ है। कंकरेंट लाइंस को हिंदी में बोलते हैं संरेखीय रेखाएं। ओके, कॉन्करेंसी, सहमति, अगर अंग्रेजी में जाएं, अगर हम इसकी मीनिंग खोजें तो कॉन्करेंट इज समवेयर लाइक सहमति। सो होता क्या है कि जब हमारे पास बहुत सारी रेखाएं हों, ये संरेखीय नहीं होता है। हिंदी में इसकी थोड़ी मिस कर रहा हूं, कोई बताएगा इसकी हिंदी क्या होती है? संरेखीय इज नॉट, संरेखीय इज कोलिनियर पॉइंट, यस, इसकी हिंदी होती है संपाती, संपाती रेखा है, संपाती रेखा है। तो कॉन्करेंट लाइंस वो सेट ऑफ लाइंस होती हैं जो एक ही बिंदु से गुजर जाएं, दे आर कॉल्ड एज कॉन्करेंट लाइंस। एनी नंबर ऑफ लाइंस, जैसे 2 होंगी तो 2 तो एक पॉइंट से गुजरेंगी, इसलिए कम से कम 3 लाइंस चाहिए हमें कॉन्करेंसी के लिए। तो कॉन्करेंट लाइंस आर पास थ्रू सेम पॉइंट, एक ही बिंदु से सारी लाइंस पास हो तो उनको बोलेंगे कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। कोइंसिडेंटल लाइन होता है संपाती। तो यार हिंदी ना खोज लेना तुम खुद ही, ठीक है, अगर हिंदी ट्रांसलेशन मेरा गलत है इसमें तो खोज लेना।
आजकल तो बहुत मौके हैं, तुम गूगल से खोज लेना यार प्लीज, जो भी बोलते हैं प्लीज लिख लेना अपने हिसाब से, है ना। इंग्लिश में लिख देता हूँ। ओके, यहाँ समवर्ती लिखा हुआ है, सही करोगे, समवर्ती, तो इसको समवर्ती बना लेना, ठीक है, जो भी है मतलब वेरीफाई कर लेना एक बार, ऐसा ना हो मेरी वजह से तुम गलत हो जाओ। दूसरा सवाल देखते हैं, पढ़ते हैं। 20 लाइन हमने एक प्लेन में ड्रॉ करी इस तरीके से कि कोई भी दो उसमें पैरेलल नहीं है और कोई भी तीन कॉन्करेंट नहीं है। आंसर क्या है? ये पिछला सवाल ही है, उसको लिखने के नायाब तरीके, ठीक है। अगर मुझे ये बोला गया है कि कोई भी दो पैरेलल नहीं है, इसका क्या मतलब है कि किन्हीं भी दो लाइंस को हम अगर कंसीडर करेंगे तो हमें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 100% मिलना ही मिलना है। क्या बात सही है? अगर मैं कोई भी दो लाइन ले लूं और वो पैरेलल नहीं है तो मुझे हर दो लाइनों से वी विल गेट एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इट्स लाइक आप एक पार्टी में गए हैं और उस पार्टी में 20 लोग हैं और उनमें आपस में किसी का लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेट्स अज्यूम कोविड नहीं है कि लोग नमस्ते करके निकल रहे हैं, इट्स हैंडशेकिंग हैपनिंग, राइट। ऑल्दो पता है कोविड के बाद ना द माइंड हैज बीन ट्रेन्ड टू डाउट एवरीबॉडी, सो आई यूजुअली अवॉइड हैंडशेकिंग नाउ बिकॉज वी ऑल फोकस लॉट ऑन हाइजीन, है ना। हाइजीन पे हमने फोकस करना शुरू किया, देन हमने उस समय ये भी सोचना शुरू किया कौन हाथ धोता है कौन नहीं धोता है। सो अब ना हाथ मिलाता नहीं हूँ मैं। ये शुरू हो गया ना सब। नमस्ते, नमस्ते कई बार ना, नमस्ते इतना अच्छा है लेकिन कई लोग ना ऑफेंड हो जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट उनको लगता है उनको इग्नोर कर दिया गया, तो जब वो हाथ बढ़ाते हैं तो ऐसे कर दो तो ठीक है, वो दे थिंक लाइक हाँ ठीक है, मतलब वो कोविड वाला टाइम याद आता है और ऐसे करके ठीक है, इट्स लाइक लेकिन कोई हाथ बढ़ाओ तुम ऐसे कर दो ना, दे गेट ऑफेंडेड। अभी इतना यूज्ड टू नहीं है लोग, भापना पड़ता है कि कहाँ क्या चलेगा कहाँ क्या नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन सबसे हाथ मत मिलाया करो यार, मैंने देखा है लोगों की हरकतें यार, डोंट अवॉइड इट। ये वाला हाथ मिलाना छोड़ दो लोगों से सीरियसली, ठीक है। ये वाला ठीक है, इट्स लाइक दिस, ठीक है। और अगर किसी से मिलाना भी पड़े हाथ मजबूरी में, कि जैसे कई बार यू कैन नॉट अवॉइड, जैसे तुम मेरे पास आए मान लिया और मैंने हाथ बढ़ाया तो मिलाना पड़ेगा, तो मुझे तो इग्नोर करोगे नहीं, मैं जानता हूँ, कहूंगा तो भी नहीं करोगे, तो उसके बाद जाके हाथ धो लेना। ठीक है, समझे कि नहीं, है ना। इफ यू डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन एटलीस्ट शेक हैंड देन गो एंड वॉश योर हैंड। हैंड हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, तो इस सवाल का मतलब समझ में आया कि 20 लाइनें हैं, तो आप किसी पार्टी में गए, किसी से झगड़ा नहीं है आपका, मान लिया कोविड वाला टाइम नहीं है, तो हाथ मिला रहे हो तुम, तो यू विल शेक हैंड्स विद एवरीवन, राइट। सो लाइक दिस, तो 20 के पास वही कहानी है यार। एक और दिया कि कोई भी तीन रेखाएं कंकरेंट नहीं है, नन ऑफ थ्री आर कॉन्करेंट, मतलब हमें वो कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लूज नहीं हो रहा है, हमें नया मिल रहा है। ऐसा नहीं कि दो रेखा जिस पॉइंट से पास हो रही थी वहीं से एक और पास हो गई, तो अगर एक और वहां से पास हो जाएगी तो फिर तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर तो हम जान नहीं पाएंगे कितनी एक ही जगह से पास हो गई, तो उस केस में कोई डेफिनेट आंसर नहीं मिलेगा। बट ये केस बिल्कुल पिछला वाला केस है, तो आंसर क्या बनेगा जरा बताओ। आप कहोगे 20 इंटू 19/2, 190। ड्रॉ कैसे करें इसको, कौन ड्रॉ करेगा बैठ गया। वही लिखूंगा मैं अभी L1 L2, तुम खुद ही कहोगे मत करो, L1 L2 L1 L3 L1 से लेकर L19 तक 19 ऑप्शन है उसके पास। हर 20 के पास, जैसे L2 के पास 19 है, तो हर 20 के पास 19 है, तो टोटल 380 पॉइंट तुम्हें दिखेंगे, लेकिन वो L1 L2 L2 L1 सेम होगा, दो से डिवाइड करेंगे। आगे आंसर कौन करा, रहने दीजिए, क्या रहने दें। मिनिमम, मिनिमम इस केस में देखो, पहले तुम्हें केस चेंज करना पड़ेगा। जैसे तुम कह दो पैरेलल लिखा हुआ है कि कोई पैरेलल नहीं है, अगर कोई पैरेलल नहीं है तो मिनिमम जीरो कैसे हो सकता है, देयर इज अ कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन ना। एनसीआर लगाना है सिंपल, अमित जी पहले केस समझ लेना फिर एनसीआर लगाना, ठीक है। एनसीआर का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है अगर वो मालूम नहीं है तो अभी एनसीआर मत लगाओ, ठीक है। वो जब मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा तब मैं दिखाऊंगा एनसीआर के धोखे, ठीक है। यू जस्ट काउंट इट, इट्स वेरी सिंपल ना, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे काउंटिंग करनी है ना। हर के पास 19 ऑप्शन है, टोटल 380 पॉइंट्स मिलेंगे, बट उसमें दो दो पॉइंट सेम हो रहे हैं तो 2 से डिवाइड कर दिया, लाइक दैट। हाँ ठीक है, एनसीआर से आंसर यहाँ आ जाएगा, लेकिन वो जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको एनसीआर के बारे में पहले बताऊंगा क्या होता है, कहाँ रिस्क है नहीं है वगैरह वगैरह। 20C3 होता क्या, A B C3, अब मैंने परमुटेशन भी पढ़ा है नहीं, अब देखो दिशा तुरंत ही खराब हो जाती है। तुम 20C3 में कहाँ पहुंच गए, कुछ भी करने लगे अपनी मर्जी का, ठीक है। अगर 2 की जगह 3 होता, राहिल कंट्रोल बेटा, कंट्रोल। आपको किसी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन में भी नहीं जाना है, अभी मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, ज्योमेट्री है, कॉन्करेंसी,
पैरेलल लाइक दैट, पर यही हो कंट्रोल, राइट। चलिए तीसरा सवाल करिए। पीक्यूआर और एसटीयू सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एमएनओ और पीक्यूआर भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो एसटीयू और एमएनओ क्या होंगे? जरा ये सवाल का सभी लोग उत्तर दें जरा। एमएनओ और एसटीयू को क्या बोलेंगे? यहां एक नए एंगल का नाम आपको पता चलेगा, ठीक है, नई डेफिनेशन मिलेगी। व्हाट्स आंसर? मैक्सिमम लोग सही बोल रहे हैं, डी उत्तर सही है इसका। तो एक्चुअली क्या है कि पीक्यूआर एसटीयू के साथ 180 बना रहा है और यही पीक्यूआर एमएनओ के साथ भी 180 बना रहा है। अब पीक्यूआर तो दोनों जगह सेम ही है, तो ये दोनों भी सेम होने चाहिए ना, तभी तो भैया दोनों सप्लीमेंट्री बनेंगे। तो आप करो कि तुम्हारा जो एसटीयू एंगल है वो तुम्हारा एमएनओ एंगल के बराबर है। जब भी दो एंगल्स आपस में बराबर हो जाए, ऐसे ही बराबर हो जाए, वो कोई संगत कोण का मामला नहीं है, ऐसे ही बराबर है बस, तो इनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। ऑल्दो ये कॉन्ग्रुएंट शब्द जो होता है ना, ये हम अभी ट्राइंगल के केस में देखेंगे, इसको बोलते हैं सर्वांग सम। त्रिभुज में टर्म आपने सुना होगा सर्वांग सम, बट यहाँ कॉन्ग्रुएंट एंगल का मतलब है दो एंगल जो बराबर हो, वी कैन कॉल देम कॉन्ग्रुएंट एंगल, ठीक है, समझ में आया? चलिए 57 डिग्री एक कोण है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक और सप्लीमेंट्री यानी संपूरक कोण बताना है। तो 57 डिग्री में कितना जोड़ें कि 90 हो जाए, तो वो तो पूरक वाला आंसर हो गया, और 57 में कितना जोड़ें कि 180 हो जाए, वो संपूरक वाला आंसर हो गया। कितना जोड़ें 57 में कि 90 हो जाए? आपको हो गया 33 डिग्री। कितना जोड़ें कि ये संपूरक हो जाए? तो आपको हो गया 33 प्लस 90, राइट, 123 डिग्री। इन दोनों का सम पूछा गया आपसे, 23 प्लस 123, 146 डिग्री। नहीं 56 आएगा, 9 33, अच्छा ये 33 है, ठीक है ठीक है, 156 डिग्री आ गया। अब देखो इसका फॉर्मूला भी रटना तो रट सकते हो कि एक एंगल थीटा है तो उसका 90 माइनस थीटा तो आपका कोटि पूरक वाला हो गया, और एक हो गया आपका 180 माइनस थीटा। तो उन दोनों का अगर सम निकालना हो आपको, लेट्स से कॉम्प्लीमेंट्री प्लस सप्लीमेंट्री, तो ये सम आपका बनता है 270 माइनस 2 थीटा। ऑल्दो ये कोई बहुत यूजफुल फॉर्मूला नहीं है कि रट लो, बट स्टिल यू वांट, इट इज सिंपली दिस कि कॉम्प्लीमेंट्री प्लस सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं इनका जो सम होता है, अगर किसी भी एंगल थीटा की बात करें तो ये 270 डिग्री माइनस 2 थीटा होता है। और अगर मैं सप्लीमेंट्री में से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल घटा दूं तो ये 90 डिग्री के बराबर होता है। मान लिया कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए इस तरह का, तो यू कैन जस्ट सी इट वंस। यहाँ थीटा की वैल्यू आप रख दो उठा के, 57 दूना 114 बनेगा, घटा लोगे सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि दो एंगल्स ए और बी अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो दो एंगल अगर सप्लीमेंट्री एंगल है तो जरा ये चार जो ऑप्शंस दिए हैं बेटा, इसमें पता करो जरा क्या होगा, खोजबीन करिए जरा, फिगर आउट प्लीज, ऑप्शन लगाओ जरा सोच के प्लीज एवरीवन, जस्ट डोंट वेट फॉर समबडी एल्स टू आंसर, आप खुद लगाइए। ठीक है, सीओडी काफी करीब है, देखते हैं कौन है। दोनों एक्यूट है। देखो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है, टोटल होना चाहिए 180 डिग्री। दोनों अगर एक्यूट हो गए, दोनों अगर क्यूट हो गए तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि दोनों 90 से छोटे होंगे तो टोटल 180 नहीं बनेगा, इतना भी क्यूट नहीं होने का। कह रहा है दे मस्ट बोथ मेजर 90 डिग्री, दिस इज वेरी बोल्ड स्टेटमेंट। दे मस्ट बोथ 90 का मतलब दोनों 90 90 जब तक नहीं होंगे तब तक ऐसा नहीं होगा। क्या ये बात सही है भैया? एक अगर एंगल मान लिया थीटा है और एक अल्फा है, मैं इसको एक्यूट लूं तो ये ऑब्ट्यूस हो जाएगा, तब भी तो हो जाएगा। मैं 90 90 लूं तो भी हो जाएगा वो, ठीक है, बट ये वन ऑफ द केस है ना, एक एक्यूट बनाओ दूसरा ऑब्ट्यूस बनेगा, तो ये ज्यादा जनरल केस हुआ ना। तो ये कहना कि दे मस्ट बी, ये बकवास है, ये तो एक केस है इसका, ये मस्ट वाला केस थोड़ा ना कि इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये सही है, वन इज एक्यूट एंड अदर इज ऑब्ट्यूस।
right? Then एक option है no determination can be made, so that is not going to be the case. We can say one is acute and other is obtuse. Okay, समझ में आया कि नहीं? हाँ, मस्ट जो दिया है बी, इसलिए बी गलत हो गया, राइट? अब मैं लेकिन एक परेशान करने के इरादे से आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि थीटा 0 डिग्री हो और एक एंगल 180 डिग्री हो, इनका सम भी तो 180 बन जाएगा। क्या 0 और 180 आपस में सप्लीमेंट्री नहीं है? और अगर ऐसा है तो सी भी गलत है, फिर तो सी गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 एक्यूट एंगल नहीं होता है, 0 से बड़ा होना चाहिए एक्यूट एंगल के लिए। 180 इज नॉट ऑब्ट्यूज, 180 स्ट्रेट एंगल होता है। आई एम जस्ट आस्किंग कि इफ दिस इज करेक्ट, अगर सप्लीमेंट्री की डेफिनेशन में 0 और 180 डिग्री भी सप्लीमेंट्री हैं, राइट? दूसरा, नहीं देखो बेटा, बी क्यों गलत हुआ, मैं आपको आ रहा हूं। और इस लॉजिक को जब आप सोचोगे, आपने बड़े मजे से सी लगवा लिया, लेकिन एक पॉसिबिलिटी 90-90 की थी, तो ये कहना भी गलत है कि वन इज एक्यूट एंड अदर इज ऑब्ट्यूज। ये 90-90 वाला जो केस है वो सी को गलत कर रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज हो। सिमिलरली ये वाला केस भी यहां क्वेश्चन उठा रहा है, इसलिए इसका आंसर है डी। वी कैन नॉट मेक एनी डिटर्मिनेशन। 0 में कंफ्यूजन है तो छोड़ दो, 90 को ही देख लो ना। 90-90 पे 180 बन रहा है, 90 का एक्यूट है, 90 का ऑब्ट्यूज है, नहीं। सो एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूज होगा, या तो लिखते इफ वन इज एक्यूट देन अदर इज ऑब्ट्यूज। ये लिखना कि वन इज एक्यूट एंड अदर इज ऑब्ट्यूज, दिस इज लाइक मेकिंग ए स्टेटमेंट कि एक एक्यूट होगा ही होगा और एक ऑब्ट्यूज होगा ही होगा। तो वो 90 डिग्री वाले क्या करेंगे बेचारे? समझ में आई बात की नहीं? इसलिए द आंसर इज डी, वी कैन नॉट मेक एनी डिटर्मिनेशन। अच्छा सवाल था ना ये, ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर जाओगे, कॉन्सेप्चुअल सवाल आएगा तो। अरे 0 छोड़ो गब्बर भाई, 90 पे देख लो ना, 90 पे, 90 की वजह से ही गलत हो गया तुम्हारा सी। हाँ जी, चलो विदा लेते हैं आपसे, कल मिलेंगे शाम को, समय 6 बजे, ठीक है? अच्छे से रहिए, खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।